तो कल कहाँ जा रहे हो फिर तुम? कहीं नहीं? तो फिर आ जाना या पढ़ने। अब काहे की छुट्टी है? इतनी छुट्टी छुट्टी बैठ कर ली। कोई छुट्टी नहीं है अब। है ना? और तो समय का। सोनू में एक पेपर छोड़ा है, बाहर लेके आना। ये वाला, ये सिलेबस बताता हूँ मैं क्या घटा दिया है, क्या जोड़ दिया है। मतलब हमारे एंड पे आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मैं एपी का कोर्स जो पहले दिसंबर में होने वाला था ना, वो नवंबर में करा दूंगा, बिफोर टाइम। आपकी एक क्लास एक्स्ट्रा लगा दी है, 10 से 1 तारीख से। है ना? 2 कंपोनेंट 2 महीने में हो जाएंगे वहाँ मिडिल बुक में। अरे हाँ, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। तो मिडिवल मॉडर्न जो है वो 1 1 महीने के कंपोनेंट है, या फिर नहीं यार, मैं मॉडर्न अच्छा पढ़ाऊंगा, ज़्यादा अच्छा मतलब ज़्यादा पढ़ाऊंगा, खूब सारा। तो मैं मिडिवल और वर्ल्ड पढ़ा दूंगा 10 से 1 में। है ना? मॉडर्न तो मेरे को बहुत पढ़ाना है अब की बार, बहुत, 1.5 2 महीने अकेला मॉडर्न। जैसे मैं 2 महीने एंशिएंट पढ़ाया ना, जैसे 2 महीने मॉडर्न पढ़ाऊंगा अब की बार। आगे 10 15 साल तक तुमको कुछ नहीं देखना पड़ेगा। है ना? अरे कंपटीशन बहुत छोटी चीज़ है। तुम पता नहीं क्यों तनाव में रहते हो। अभी मैं बता रहा हूँ नहीं, सिलेबस क्या है। ठीक है? सिलेबस हमेशा अंग्रेजी में पढ़ने होते हैं। तुमको नहीं आती है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी ने सिलेबस का हिंदी प्रिंट भी ले लिया ना, तो वो दोबारा एग्जाम देगा। समझते हो तुम? सिलेबस अंग्रेजी में ही चाहिए, क्योंकि वो बनाया किसमें है फिर। अरे मैंने एक दिन में वहाँ, देखो दुर्घटनाएं कैसे होती है। मेरी जो मम्मी है, उनके बड़े भाई, काका का लड़का, वो एक्सपायर हो गए मम्मी के 12वें के दिन। सेम बीमारी। है ना? हाँ। तो मैं वहाँ गया मुरैना, तो डांग उधर, तो वहाँ एक तालाब आया था, तो मैं वहाँ रुक के सिंगाड़ा खा गया 1 किलो। ठंड लग गई। है ना? हाँ मतलब 2 3 और थे, पर हम वहीं बैठ के मैंने कहा सिंगाड़ा खा लेते हैं, भूख लगी हुई थी। अब वहाँ इतनी दूर जा रहे हैं, तो वहाँ कौन खाना खिलाएगा? मरियम कोई खाना खिलाएगा क्या? तो आप देखो। मैंने ये डिटेल उसको भेजी थी, टाइपिस्ट को, सुधीर को, पर वो तो पैर तुड़ा के बैठ गया। मैंने कि बढ़िया है, सब काम अभी होंगे। पहली बात तो मतलब जो मैं कहता हूँ कि ऊपर से देखने पे ये ऐसा लगता है कि स्कूल लेक्चर हिस्ट्री है ना ये, इसमें इतिहास, दर्शन और इतिहास लेख, लेखन नहीं होता, लेख, हिस्टोरियोग्राफी होता है ना? तो ये दोनों, ये ऐड कर दोगे इस स्कूल लेक्चर के सिलेबस में, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएगा। ऐसा लगता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये स्कूल लेक्चर का कोर्स है, और स्कूल लेक्चर का ही कोर्स रहेगा। जैसे जो लोग ऐसा कहते हैं, ठीक है ना, अब मैं ज़्यादा तो क्या बोलूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता उसमें 3rd ग्रेड टीचर में भी है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन आईएएस मेंस में भी है। तो ऐसा कह दें कि रीट का हिस्ट्री का सिलेबस आईएएस के एंशिएंट के बराबर है। तुम थोड़ा तो कम, थोड़ा तो रखो यार, कॉमन सेंस रखो। स्कूल लेक्चर का सिलेबस 10+2 यूजी और पीजी 3 अलग अलग कंपोनेंट में डिवाइड है, और उसके सवाल उसी पैटर्न पे आते हैं, 1 लाइनर। देखें सारे पेपर अब तक जो आपने दिए हैं, और पीछे देखें, 1 लाइनर। असिस्टेंट प्रोफेसर के क्वेश्चन का लेवल देखा आपने? वही इंडस है, लेकिन बदल जाएगा मामला। ऐसा नहीं है कि 1 लाइनर वहां नहीं आएंगे, वहां भी आएंगे, लेकिन बहुत कम। क्वेश्चन का लेवल चेंज हो जाएगा। ठीक है? तो ये कहना बंद कर दो, बिल्कुल भी स्कूल लेक्चर का सिलेबस है वही रहेगा।
कोई असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस नहीं है ये, बस थोड़ा सा पेपर को और वाइड ले गए हैं वो टॉपिक ऐड करके। कौन कौन से ऐड अभी देख लेते हैं। ये जो सीनियर सेकेंडरी लेवल है 10+2 वाला, इसमें ये 4 टॉपिक हैं। सोर्स ऑफ एंशियंट इंडिया, लिटरेरी साहित्य, पुरातात्विक और ये विदेशी यात्री, यही है। ये अपन जब से पढ़ रहे हैं तब से पढ़ रहे हैं हमेशा से। क्या जोड़ दिया है, क्लियर। आगे चलें। ये सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन, ये हेडिंग से ही पढ़ रहे हैं, यही हेडिंग है अपने टॉपिक की, सिंधु सरस्वती सभ्यता, है ना। या हड़प्पियन सिविलाइजेशन, ठीक है। ओरिजिन उत्पत्ति, विस्तार, पतन के कारण, पुरातात्विक साइट और विशेषताएं। कॉपी खोल के देखना घर, ये जैसे यहां लिखा हुआ है ना वैसे के वैसे टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं तुम्हारे सिंधु सरस्वती पे। जैसे इन्होंने एक्सप्लेन किया है सिलेबस को, आपके इंडस के टॉपिक में सब टॉपिक यही है सारे। आगे चलें। स्टेट फॉर्मेशन एंड अर्बनाइजेशन फ्रॉम महाजनपद टू नालंदा। राज्य की अवधारणा, राज्य कैसे अस्तित्व में आया, कहां से, और नगरीकरण कहां से लेके, ऐसा क्यों लिखा, ऐतरे ब्राह्मण से लेके और नालंदा तक लिख देते, क्या दिक्कत, हम तो वही पढ़ा रहे हैं इतने दिनों से, है ना। क्या है, अच्छा नंद है क्या, हाँ महाजनपद टू नंद। तो अपन ऐतरे ब्राह्मण से लेके जहां अपन राजत्व का सिद्धांत बता रहे हैं वहां से लेके यही पढ़ रहे हैं, क्या दिक्कत है। ये 16 महाजनपद पढ़ रहे हैं अपन, और अच्छा ये मगध का उदय वही है, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश और नंद वंश। अब की बार तो अभी जब मैं ये लास्ट क्लास में बता रहा था आपको, शिशुनाग वंश के भी 10 शासक बता दिए। अब तो पहले तो 9 नंदी कुलवंत रट रहा था, अब तो कालाशोक के 10 बेटे। क्या क्या अलग है इसमें, कुछ भी अलग नहीं है। ये स्कूल लेक्चर में नया टॉपिक ऐड कर दिया, अलेक्जेंडर यूनानी आक्रमण भारत पर और उसके प्रभाव। अलेक्जेंडर सिकंदर का, सिकंदर नहीं लिखा ना यहाँ, क्या कहता हूं मैं, उसका नाम है अलेक्जेंडर, है ना, अलेक सुंदर। तो सिकंदर का भारत आक्रमण और उसके यूनानी प्रभाव। सिकंदर से सीखो ना, मैसिडोनिया जो था वो यूनान का हिस्सा नहीं था, लेकिन जब अलेक्जेंडर ने दुनिया जीती तो आज यूनानियों को कहने पड़ता है हमारा अलेक्जेंडर, जबकि अलेक्जेंडर से पहले मैसिडोनिया को यूनान का हिस्सा नहीं माना जाता था। तो जो असिस्टेंट प्रोफेसर पढ़ रहे हैं वो टॉपिक पढ़ रहे हैं, ईरानी आक्रमण भी पढ़ ही रहे हैं। क्या जोड़ा है इसमें नया कुछ भी। अब मौर्य एम्पायर, इसकी स्थापना, इसका विस्तार, इसका प्रशासन, इसकी इकोनॉमी, इसकी कला, इसका स्थापत्य, इसका धर्म और इसका, ये क्लास चली रही है अभी, जहां जहां चल रही है देख लेना, टॉपिक मिल लेना आगे सारे। और ये वीडियो उनके लिए है, तुम तो यहाँ हो ही, जिनके पास या तो नोट्स हैं या ऑनलाइन एप्लीकेशन है। जिनके एप्लीकेशन अभी तक चल रहे हैं उन्हें हम 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी देके, और ये जो कुछ भी टॉपिक्स ऐड हुए हैं वो ऐड ऑन कर देंगे। उन्हीं के लिए बता रहा हूं मैं ये सब, तुमको तो पढ़ा ही रहा हूं, क्या जरूरत है। बाकी जिन्होंने ऑनलाइन एप्लीकेशन ले रखी हैं या जिनके पास नोट्स हैं, कि आपके नोट्स में क्या ऑलरेडी मेंशन है, परेशान हो रहे हैं वो कि ये आ गया ये आ गया। अरे आप टॉपिक्स खोल के देखियो ना। अब इसमें ये इतने सारे जो टॉपिक्स हैं, स्कूल लेक्चर के बच्चों के पास जो नोटबुक है टेस्ट की, उसकी हैंड रिटन नोट्स की, उसमें केवल नया टॉपिक क्या है, सारा है यहां तक। इसमें वो स्टार्टिंग का टॉपिक नीचे है, वो बताते हैं। एंशियंट की बात कर रहे हैं ना पहले, तो 4 लाइनें तो वो हो गई। अच्छा, प्री एंड प्रोटो हिस्ट्री, और ये पैलियोलिथिक एज,
मेसोलिथिक एज और बिल्कुल टीप लिया ना अपनी क्लास में से। ताम्रपाषाण काल और धातु युग और रॉक आर्ट। और ये ऐसे के ऐसे नोट्स में है, जैसे हेडिंग है यहां आपको वो पेट्रोग्लिफिक विधि से सेल चित्रकला अलग से हेडलाइन में बता रखी है कि पूरा पाषाण काल की सेल चित्रकला मेंशन कर दी अलग से। रॉक आर्ट जहां से नवपाषाण काल समाप्त होता है वहां पे आपको धातु युग की हेडिंग बता रखी है, ठीक है। और मैं बच्चों को यह बताता था कि क्योंकि हमको साउथ इंडिया सेपरेट पढ़ाने का बहुत शौक है, पर्सनल वो है हमारा, तो उस साउथ इंडिया को अलग से पढ़ाने के लिए हमको मेगालिथिक बताना पड़ता था, महापाषाण काल, क्योंकि ये महापाषाण लोग ही थे जिन्होंने संगम को बनाया। और अपन साउथ इंडिया संगम से शुरू करते हैं, तो संगम समझ में आए इसके लिए जरूरी है कि पहले, इसलिए पढ़ाते थे इसको, अब अलग से बता दिया। ये जितने भी बच्चों के पास नोट्स हैं, एप्लीकेशन है, ऑलरेडी मेंशन है उनके पास। अब यहां पे आ जाओ, वैदिक एज, ठीक है। वर्ण, आश्रम, संस्कार, पुरुषार्थ, उसकी राजनीति, उसका समाज, उसकी अर्थव्यवस्था, उसका धर्म और उसका, कॉपी खोल के देखो ये सारी हेडलाइन है या नहीं है मेंशन, इसलिए 1.5 वीक लगता है इसमें। जबकि पहले ये सिलेबस में नहीं थी, इस तरीके से मेंशन नहीं थी अलग अलग। बाकी जहां वैदिक लिटरेचर लिख दिया वहां सब कुछ आ गया ना, अब इन्होंने अलग अलग बताया है और हम डे फर्स्ट से ही आपको अलग अलग हेडलाइन से बता रहे हैं ये सारा। अब ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में धार्मिक क्रांति, जब भी हम जैन, बौद्ध एंड अदर्स पे बात करते हैं, जब सिलेबस में जैन और बुद्धिज्म लिखा हुआ था, जैनिज्म और बुद्धिज्म लिखा हुआ था, है ना, तो हम पूरी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का डिटेल बताते हैं आपको, हर नोट्स में मेंशन है ये बात कि चारवाक भी थे, आजीवक भी थे, अक्रियावादी भी थे, संदेहवादी भी थे, भौतिकवादी भी थे और नियतिवादी भी थे, सब है। अब लिख दिया स्पष्ट। अब पोस्ट मौर्यन एज, सुंग, कण्व, इंडो ग्रीक, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रप, ऐसी हेडलाइन है सारी, कुछ भी अलग नहीं है। फिर गुप्ताओं के पास आ जाओ, गुप्तों का राजनीति, उनका कल्चर, उनका सांस्कृतिक अचीवमेंट, है ना, कल्चरल अचीवमेंट, सोसाइटी, समाज, अर्थव्यवस्था, साइंस, टेक्नोलॉजी, ये ऐसे ही मेंशन है यार, ये तो पेपर फर्स्ट में ही मेंशन है, सब्जेक्ट छोड़ो तुम। गुप्त शासकों की सांस्कृतिक उपलब्धियां, उनका साहित्य, लिटरेचर, उनका धर्म, दर्शन, विज्ञान, है ना सब ये। फिर जहां कल्चरल अचीवमेंट लिख दिया, आर्ट एंड कल्चर लिख दिया, वहीं सब कुछ आ गया। अपन हमेशा से यही पढ़ा रहे हैं, अब की बार इन्होंने इसको अलग अलग लिख दिया। अब इंडियन कल्चर, विदेशों में भारतीय संस्कृति, प्राचीन काल में विदेशों में भारतीय संस्कृति, वेस्ट एशिया, सेंट्रल एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और दक्षिण पूर्वी एशिया, पढ़ा ही रहे हैं पूरा यही। हम इसमें एक कदम आगे जाके चीन और तिब्बत और पढ़ा रहे हैं। क्यों पढ़ा रहे हैं? कई बच्चों ने कहा सर चीन और तिब्बत तो सिलेबस में नहीं है, क्यों पढ़ा रहे हो? जैसे कई बार कहते थे सर इसमें साइंस तो है नहीं, आप क्यों पढ़ा रहे हो? मैंने कहा आर्यभट्ट मेरा पूर्वज था इसलिए पढ़ा रहा हूं, मत पढ़े तू मत लिखे। मैंने कहा अब जब जिनके समझ में नहीं आ रहा अब तक कि यार ये इसमें मेंशन है, फिर क्वेश्चन आते हैं फिर कि क्या बात है। अरे ये चीन तिब्बत इसलिए पढ़ा रहे हैं कि वो चीनी यात्री आए थे ना सब जगह, वो पहले टॉपिक में नहीं लिखा हुआ क्या? ट्रेवलर्स, फॉरेन ट्रेवलर्स अकाउंट्स लिखा हुआ है ना, इसलिए पढ़ा रहे हैं।
अब बच्चों का मेंटल लेवल यहां तक आ गए, आप देखो, उनको बेचारों को पता ही नहीं है। अब बच्चों की तो गलती है ही नहीं है, बच्चों को तो जब उनके टीचर जैसा बताएंगे वो, और इन्फ्लुएंसर जैसा बताएंगे वैसा मानेंगे। अब वर्धन डायनेस्टी, मैंने अभी अभी जस्ट पढ़ाया है वर्धन डायनेस्टी असिस्टेंट प्रोफेसर वालों को, तुम में बैठे हैं यहाँ, देख लो वर्धन डायनेस्टी, उनका राजनीति और कल्चरल अचीवमेंट, 2 दिन पढ़ाया था हर्षवर्धन, 6 घंटे 7 घंटे पूरा दे दिया। पहले केवल हर्ष लिखा हुआ था, तो हर्ष में भी सारी चीजें शामिल थी। क्या राजा होता है तो वो निर्माण नहीं करवाता, क्या दरबारी नहीं रखता? फिर अब यहां तक अपने को केवल एक ही चीज आई है नई, सिकंदर का यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव, कुछ चेंज नहीं है। इतने अभी तक अपन ने 10 टॉपिक देख लिए, केवल एक ही नया टॉपिक था, कौन सा? लो, ये एजुकेशन सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में शिक्षा प्रणाली, ये पहले सिलेबस में नहीं था लेकिन मैं इसे पढ़ाता था। वही सवाल, अरे जब मौर्य गुप्त हर्ष ये सब पढ़ रहे हो तो उनकी शिक्षा है ना, तुम्हारा टॉपिक पे पढ़ाते हैं तो बहुत लेंदी हो जाता है और वो क्वेश्चन समझ में नहीं आता, फिर इसलिए अलग से हेडिंग डाल के पढ़ा दो, बच्चों को याद रहेगा। तो ये भी आपकी नोटबुक में मेंशन है। अब देखो, सोसाइटी, इकोनॉमी, कल्चर इन पोस्ट मौर्यन एज, समाज, अर्थव्यवस्था और संस्कृति कहां पर? पोस्ट मौर्य उत्तर काल में। तो फिर जब ये सुंग कर्ण लिख रहे थे वहां पे केवल इन्होंने वो नहीं लिखा, अच्छा वहां 2 तरीके से दे दिया इन्होंने, एक तो ग्रेजुएशन में केवल सुंग कण्व और इंडो ग्रीक, कुषाण और वेस्टर्न क्षत्रप दे दिए, यानी कि ग्रेजुएशन लेवल में तो शासक दे दिए वहां पर, और यहां पोस्ट ग्रेजुएशन में उनका समाज, अर्थव्यवस्था और सांस्कृतिक गतिविधियां दे दी। कुछ भी नया नहीं है, अपन एग्जैक्ट ये सारी हेडिंगें डाल के पढ़ा रखे हैं, आपके नोट्स में मेंशन है, कोर्स में मेंशन है, ठीक है। अब यहां ये दक्षिण भारत, सातवाहन, संगम, चालुक्य, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट और उनका साहित्य, उनका समाज, उनका प्रशासन, उनकी अर्थव्यवस्था, उनका कल्चर, उनकी, पहले केवल राजवंश लिखे हुए थे सिलेबस में, फिर भी हम हर बार हर राजवंश का ये सब पढ़ा रहे थे, क्योंकि जब राजवंश लिख दिया तो उसकी सारी गतिविधियां आएंगी ना। तो अब की बार इन्होंने अपनी नोट्स की कॉपी को उठा के पूरा छाप दिया कि ये लो, तो ये हो गया। अच्छा एक और देखो, मैंने आपको टॉपिक में मेंशन करवा रखा है कि मंदिर निर्माण की शैलियां, बता रखा है ना, नागर, द्रविड़ और, लो ये बता दिया अब की बार, रिलीजियस प्रैक्टिसेज, टेम्पल आर्किटेक्चर और स्थापत्य। ये इस जो ये नोट्स वालों सुन लो तुम, और जिन्होंने एप्लीकेशन ले रखी है, एंशिएंट इंडिया में केवल आपको एक ही टॉपिक हमको ऐड करवाना है, कौन सा? अलेक्जेंडर का भारत आक्रमण और उसके यूनानी प्रभाव। बाकी सब कुछ आपकी कॉपी में मेंशन है, आपको जो वीडियो कोर्स है आपके पास वो सब मेंशन है, कुछ भी अलग नहीं है, ठीक है। तो एंशिएंट हो गया पूरा। अब क्या बचा? मिडेवल। मिडेवल में वही घसी पिटी बातें, कहाँ से शुरू करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या तो अरब ले आएंगे या तुर्क ले आएंगे, तो ये अब डायरेक्ट कहाँ आ गए? दिल्ली आ गए। दिल्ली सल्तनत, इसकी स्थापना, इसका विस्तार, इसका प्रशासन और इसके वो भूमि सुधार, है ना, सोसाइटी, और ये सब तो मैंने आपको पढ़ाई रखा है। इससे एक कदम आगे जाके मैंने इनका साइंस और इनकी टेक्निक और पढ़ा रखी है।
अगली बार आरपीएससी को जब होश आएगा और वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जोड़ेगी, तब तक भी आपका नोट्स काम करेगा। इसमें तो छोड़ ही दो। देखो, अब यहां पर है ये सोर्स ऑफ मिडेवल इंडिया, मध्यकालीन भारत के जानकारी के स्रोत। तो ये हम पढ़ा रहे हैं, हर टॉपिक में मेंशन है। और ये धार्मिक सुधार कौन से? भक्ति आंदोलन, सूफी, कब से कब तक? कर दिया तावीज तुम्हारा। अलवार और नैनार से शुरू हो गए। कहां से? अलवार, नैनार, सहजियान, शैव, नाथपंथी, है ना, वैष्णव, शाक्त, सब। तो पूरे मिडेवल हिस्ट्री में मैं अगर एक टॉपिक सबसे ज्यादा लेंदी पढ़ाता हूं तो वो भक्ति आंदोलन है। सब है उसमें। अब की बार इन्होंने सहजियान का क्वेश्चन पूछा था ना, पढ़ा रखा था मैंने वो, तो सारे हो जाएंगे। ठीक है। अब इसमें देखो अपने लिए सहूलियत हो गई। ये टॉपिक मैं एंशिएंट हिस्ट्री में बच्चों को पढ़ाता हूँ असिस्टेंट प्रोफेसर में, प्राचीन भारत में पौराणिक संप्रदाय। ठीक है ना। अब वो यहाँ से शुरू हो जाएगा तो अपने तो अच्छी बात है। ठीक है। टाइम टेकिंग टॉपिक है, टाइम टेकिंग। 10-12 घंटे का, 15 घंटे का टॉपिक है भक्ति आंदोलन। जबकि लिखाने जैसी कोई बातें नहीं करता मैं, फिर भी लगातार बोर्ड पे काम करता हूँ, फिर भी 12-15 घंटे का टॉपिक है। मसराम तो उब जाता है कि छोड़ो ना इस भक्ति को। कैसे छोड़ो? भक्ति दक्षिण में है, भक्ति दक्कन में है, भक्ति महाराष्ट्र में है, भक्ति गुजरात में है, भक्ति पंजाब में है, भक्ति पूर्वोत्तर भारत में है, बंगाल में है, राजस्थान में है, मध्य भारत में है। क्षेत्र के हिसाब से पढ़नी पड़ेगी भक्ति। कश्मीर में है तब जाके उसका क्वेश्चन होगा, और आप वही टॉपिक पे घिसे पिटे रहते हो। अब यहां पे एक टॉपिक वो कहां गया? देखो, मुगलों ने प्रशासन में कौन से बदलाव किए, उनका राजस्व व्यवस्था क्या थी, उनकी मिलिट्री प्रशासन क्या था, मनसबदारी क्या थी, और 30-50 पेज की बुकलेट है, उसको देखो और देखें, हेडिंग मिलाओ, देखें कुछ भी इन्होंने एक अलग शब्द भी लिख दिया हो तो, एक भी वर्ड्स अलग लिख दिया हो तो। ज्यादा है अपने पास मामला, तकनीक और है अपने पास, है ना। फिर तकनीक की एक क्लास है पूरी 3-4 घंटे की। ये नया टॉपिक ऐड किया इन्होंने, रीजनल पावर्स इन डेक्कन, दक्षिण भारत में क्षेत्रीय शक्तियां और उनकी उपलब्धियां। मध्यकालीन भारत में दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियां और उनकी उपलब्धियां। अब देखो, विजयनगर, बहमनी, ठीक है, और काकतीय। बहमनी का तो विघटन हो जाएगा तो सारे आ जाएंगे ना भाई। काकतीय, कारंगल तो वारंगल ही तो काकतीय है। देवगिरी, होयसल, कामपिली, है ना, और पांडे। पांडे यहां तक चलेगा, वो पांडे यहां तक चलेगा। ये राज्य हैं। इनमें विजयनगर, बहमनी थोड़े से टाइम टेकिंग टॉपिक हैं, बाकी ये सब 2 क्लास के हैं। जरूरी था इनका सिलेबस में ऐड होना। तुर्कों और मुगलों के खिलाफ जिन रीजनल पावर्स ने प्रतिरोध किया,
इतिहास के विद्यार्थियों को उनकी जानकारी क्यों नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। तो एक मध्यकालीन भारत में ये नया टॉपिक ऐड हुआ है, इसे अभी क्लास में पढ़ाएंगे, ठीक है ना। 1 तारीख से मिडेवल से क्लास शुरू होगी, तो वो आपको आपके कोर्स में ऐड करा दिया जाएगा। और नोट्स हमारे पास विजयनगर बैमनी के तो हैं ही, ये काकतीय, देवगिरी, होयसल और कामपिली, है ना, ये 3 नए, ये 4 जो स्टेट है ये नए टॉपिक ऐड हुए हैं। इनके नोट्स के टाइप में 5 ही पेज है, ज़्यादा नहीं है। क्वेश्चन तो हम वो बोर्ड पे एक पेज बनाएंगे उससे ही हो जाएगा, क्योंकि यूजीसी नेट तक वही क्वेश्चन पूछती है, कौन सा राज्य, कौन सा राजवंश, कौन सी राजधानी और इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियां, कौन से मंदिर बनवाए। तो आपका प्राचीन भारत में तो अलेक्जेंडर का आक्रमण और यूनानी प्रभाव, और मध्यकालीन भारत में ये क्षेत्र दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियां और उनकी उपलब्धियां, यही हैं। इसमें एक और है, पूर्व मध्यकाल की, वो प्री मिडेवल वाला मेरे को दिख नहीं रहा, तुम देखो कहाँ है वो। अच्छा, पीजी में। अच्छा ये रहा, देखो, सोसाइटी एंड कल्चरल डेवलपमेंट ड्यूरिंग अर्ली मिडेवल इंडिया, ये पहले से आपके सिलेबस में था। पूर्व मध्यकालीन भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधि, आप लोग इसे समझ लेते हो कि ये राजस्थान के राजा हैं। हाँ, पूर्व मध्यकाल में राजस्थान के भी राजा आते हैं, लेकिन वो चौहान और प्रतिहारी आते हैं, बाकी और भी हैं। अभी जस्ट अपन ने स्टैंड प्रोफेसर में पढ़ा था ना ये टॉपिक। ये बहुत स्मार्ट हैं, इन्होंने वहां से पॉलिटिकल सिचुएशन हटा दी है, राजा हटा दिए सारे, केवल उनका सोसाइटी और कल्चर रखा है। केवल ये रखते ना तो भी आपको पढ़ाने पड़ते वो अलवार और नैनार, शैव संप्रदाय, धार्मिक आंदोलन, तो भी आपको पढ़ाने पड़ते, ठीक है। तो ये टॉपिक हम आपको ऐड ऑन कर देंगे। हर्षवर्धन यहीं पे ही है, पूर्व मध्यकाल में ही। तो एक टॉपिक तो हो गया अलेक्जेंडर का आक्रमण और यूनानी प्रभाव, दूसरा हो गया पूर्व मध्यकाल में, ये ऑलरेडी पहले से था, नया टॉपिक नहीं है ये ऑलरेडी पहले से था। तो आपको अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण, और दूसरा है मध्यकालीन भारत में दक्षिण की क्षेत्रीय शक्तियां। और मध्यकालीन भारत में शिवाजी किधर चले गए? ये रहा ना। देखो, फाउंडेशन मतलब स्थापना और विस्तार किसकी? मुगल साम्राज्य की स्थापना और विस्तार, और मुगलों की पॉलिसी, दक्कन नीति, धार्मिक नीति, राजपूत नीति, उत्तर पश्चिमी नीति, और उनका कला और स्थापत्य। ये एज इट इज हेडिंग डाल के पढ़ा रखे हैं आपको, जैसे यहां लिखा हुआ है ना, वैसे ही आपकी नोटबुक में हेडिंग है ये सब। फिर राइज ऑफ मराठा फ्रॉम शिवाजी टू पेशवा, शिवाजी से लेके और बालाजी बाजीराव तक, ये पहले से था मेंशन। तो स्कूल लेक्चर में 2 नए टॉपिक मिले आपको, 2 कंपोनेंट में। प्राचीन भारत में एक तो अलेक्जेंडर सिकंदर का आक्रमण, और दूसरा मध्यकालीन भारत में दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियां। लो, जिसके लिए हायतों मचा रखी है आप लोगों ने, कि पता ही नहीं क्या ऐसा हो गया है, क्या लुट गया है, आरपीएससी ने क्या छीन लिया है तुमसे ऐसा, बाकी सब पढ़ा रखे हैं। इसमें से अलेक्जेंडर सिकंदर का जो आक्रमण है वो तो हम आपको अभी कल ही डाल देंगे, मंडे को ही। वो तो असिस्टेंट प्रोफेसर से लिया गया टॉपिक है ना, वो पढ़ा रखा है हमने, तो आपके उसमें नोट्स के तौर पे आपको उसकी पीडीएफ भेज देंगे,
और कोर्स जिनके पास है उनको वीडियो डाल देंगे, उसमें तो कहाँ दिक्कत है। और ये जो मिडेवल इंडिया में जो है दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियाँ, इसमें विजयनगर बहमनी के नोट्स भी कंप्लीट है, वीडियो भी कंप्लीट है, वो दे देंगे। वो 3 पन्ने उसके बचेंगे, काकतीय के, वारंगल के, देवगिरी के, होयसल के और कामपली के, वो बाद में भेज देंगे आपको, ठीक है। और अभी बाद में क्यों भेज देंगे, अभी 10 तारीख तक अपन एंशिएंट हिस्ट्री जब पढ़ेंगे वहाँ से दे देंगे, अक्टूबर 2nd वीक में। अब अपना बचा क्या, मॉडर्न हिस्ट्री, अपना फेवरेट टॉपिक, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय। बच्चे तंग आ गए थे कि बस ये क्षेत्रीय शक्तियां तो हमारे अंदर आ गई हैं, और भारत में औपनिवेशिक राज्य की स्थापना 1707 से लेकर 1800 पहले से था। क्षेत्रीय शक्तियां कौन कौन सी हैं, अवध, हैदराबाद, बंगाल, मैसूर, कर्नाटक, पंजाब, मराठा, है ना, बंगस, रुहेला और भरतपुर का जाट। ये है ना क्षेत्रीय शक्तियां, इनकी स्थापना, ठीक है। और भारत में क्या है, औपनिवेशिक राज्य की स्थापना, ठीक है। तो फिर इनके संघर्ष होंगे, इन क्षेत्रीय शक्तियों के साथ अंग्रेजों के संघर्ष होंगे। अंग्रेजों की बंगाल विजय, आंग्ल मैसूर संघर्ष, आंग्ल मराठा संघर्ष, आंग्ल सिख संघर्ष, यही है। तो ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश पैरामाउंटसी, ब्रिटिश सर्वोच्चता, है ना। तो सर्वोच्चता में नेटिव स्टेट पॉलिसी पहले से था, देशी राज्यों के प्रति जो इनकी नीतियां हैं, और जो गवर्नर जनरल और वायसराय ने जो नीतियां अपनाई हैं, ठीक है ना। और फिर रिवोल्ट ऑफ 1857 का विद्रोह, उसकी प्रकृति, उसके घटनाएं और उसका महत्व, और उसके ऐसे ही पढ़ रहे हैं अपन, पहले से था टॉपिक। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन एंड प्रेस इन 19th सेंचुरी, ये टॉपिक ऑलरेडी था। गांधी जी हमेशा से विराजमान थे, उनका योगदान है। फिर जवाहरलाल नेहरू हैं, सुभाष हैं, मौलाना आज़ाद हैं, वल्लभ भाई पटेल हैं, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी हैं, राजेंद्र प्रसाद है, डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये ऑलरेडी थे, इसमें कुछ नया थोड़ी ऐड हुआ है। अच्छा, टुवार्ड फ्रीडम, आजादी की ओर, ये नया ऐड हुआ है। और पार्टीशन ऑफ इंडिया, ये नया ऐड हुआ है, ठीक है ना। तो आजादी की ओर नया ऐड हुआ है। और तो ये पार्टीशन ऑफ इंडिया, इसको असिस्टेंट प्रोफेसर में हम लोग पढ़ते हैं, मुस्लिम लीग और पाकिस्तान का निर्माण, ठीक है। इसके नोट्स भी रेडी है हमारे पास, इसके वीडियो भी रेडी है, आपको तुरंत दे देंगे। ये भी हमारे पास रेडी है, आजादी की ओर, असिस्टेंट प्रोफेसर में है ये टॉपिक। 7 अवज्ञा आंदोलन के बाद कांग्रेस के जो भी आंदोलन होते हैं, जो भी एक्टिविटीज होती हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बाद, वो सब आजादी की ओर है, वो सब आजादी की ओर है। 1935 के अधिनियम से 1937 में प्रांतीय चुनाव होंगे, कांग्रेस की सरकारें बनेंगी, ठीक है ना। द्वितीय विश्व युद्ध होगा, व्यक्तिगत सत्याग्रह होगा, क्रिप्स आएंगे, भारत छोड़ो आंदोलन होगा। ये सारी घटनाएं किधर चल रही हैं, आजादी की ओर। ये सब पढ़ा रखा है ढेरों बार, ठीक है। पर वो बच्चों को ऐसे रहता है ना कि कहाँ है ये, इसलिए बताना पड़ रहा है यहाँ है ये। तो इसके उनके नोट्स में है ये टॉपिक, सारे नोट्स में है सारे टॉपिक। अब ये टॉपिक नया ऐड किया है, अंडरस्टैंडिंग ऑफ पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिकल, साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट पोस्ट इंडिपेंडेंस टू। रामचंद्र गुहा ने 2 किताब लिख रखी हैं,
है ना। विपिन चंद्रा ने एक किताब लिख रखी है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ नहीं करना, एक ही किताब पढ़नी होती है, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। विपिन चंद्रा ने किताब लिखी है, उसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है आज तक 75 सालों में। 700-800 पेज की किताब है, 2-3 साल में तो पढ़ी लोगे। ठीक है। दूसरी, नोवेल टाइप घटनाओं को बेहद रोचक तरीके में 3 लोगों ने लिखा है। एक तो इंडिया विंस फ्रीडम, है ना, मौलाना आजाद, क्या बात, बच्चों को याद है। फ्रीडम एट मिडनाइट, बहुत ही रोचक अंदाज में लिखा है, फ्रीडम एट मिडनाइट, आधी रात की आजादी। और 2 किताबें रामचंद्र गुहा ने लिखी हैं, भारत गांधी के बाद, भारत नेहरू के बाद। इतना डिटेल पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, एनसीईआरटी में पूरा चैप्टर दे रखा है सेम नाम से। एनसीईआरटी में सेम टॉपिक है, डिटो हेडलाइन यही है, तो आपको पढ़ा देंगे क्लास में। असिस्टेंट प्रोफेसर में तो पहले से था ये, असिस्टेंट प्रोफेसर में तो ये पहले से था। इसमें भारत की विदेश नीति आएगी, सरकार ने जो सामाजिक और आर्थिक कार्यक्रम चलाए, पंचवर्षीय योजना चलाई, परमाणु परीक्षण किए, विज्ञान में जो तकनीकी परिवर्तन हुए, वो सब आएंगे इसमें। बहुत, ये तो हमको इसलिए भी जानना चाहिए कि आजादी के बाद देश में क्या हुआ था, कौन कौन से दल टूटे, पूरी एनसीईआरटी है ये। हाँ, उससे नाम ध्यान आया मेरे, स्वतंत्र भारत में राजनीति नाम से 11th या 12th क्लास में एक एनसीईआरटी आती है, वो है ये, कुछ मत पढ़ो लो। स्वतंत्र भारत में वो है ये, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग है वो, बहुत। लेकिन शायद नई वाली एनसीईआरटी में उसमें काफी काट छांट कर दी है, तो पुरानी वाली कबाड़ा लेना कहीं से, जिनको क्लास नहीं पढ़नी है, जिनको क्लास नहीं पढ़नी है, बाकी तो हम पढ़ा ही देंगे। ठीक है। तो अब कुल मिला के हमारे पास एंशिएंट में अलेक्जेंडर सिकंदर आया, मिडेवल में दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियां आई, और मॉडर्न में पाकिस्तान का निर्माण आया, भारत का विभाजन आया। ठीक है ना। और आजादी की और पहले से पढ़ा रखा है हमने, और पोस्ट इंडिपेंडेंस आया। 4 टॉपिक हो गए। एक एंशिएंट से अलेक्जेंडर सिकंदर, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूं कईयों के नहीं बैठ रही होगी, यहां नहीं, जो वहां दूसरी दुनिया में है। प्राचीन भारत में सिर्फ एक टॉपिक ऐड हुआ है जो इनके नोट्स में नहीं है, इनके वीडियो में नहीं है, सिकंदर का भारत आक्रमण और उस आक्रमण के प्रभाव। तो अलेक्जेंडर यूनानी था, तो भारत पर यूनानी आक्रमण और उसके प्रभाव, ये प्राचीन काल में सिर्फ एक ही टॉपिक ऐड हुआ है। मध्यकाल में दूसरा टॉपिक ऐड हुआ है। अच्छा, मैं गलती कर रहा हूं, मैं टॉपिक जब खत्म होगा तो लिख दूंगा ये टॉपिक है ना, और क्या करूं। तो मध्यकाल में एक ही टॉपिक ऐड ऑन हुआ है, दक्कन की क्षेत्रीय, क्लियर। मॉडर्न में 2 ही टॉपिक ऐड हुए हैं, भारत का देश का विभाजन और आजादी के बाद, है ना, पोस्ट इंडिपेंडेंस। हो गया, बताओ। और ये वो चीजें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए, तभी तो डाली है। अब क्या बचा? अच्छा, विश्व इतिहास, विश्व पे आ जाओ भाई, दुनिया में घूमने चलते हैं। ये हमारा पुनर्जागरण हो गया, पहले से था। ये हमारा धर्म सुधार हो गया, पहले से था। जब मैंने जितनी बार धर्म सुधार पढ़ाया है उतनी बार कहा है कि लो पढ़ो काउंटर रिफॉर्मेशन, और ये कह के ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है लेकिन पढ़ लो, मेरे को आता है। प्रति धर्म सुधार आंदोलन, सोसाइटी ऑफ जीसस, इग्निशियस स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। आ गया सब ध्यान कि प्रोटेस्टेंटवाद में पूंजीवादी तत्व शामिल थे। ठीक है। अब ये औद्योगिकरण कहां पर? यूरोप में। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ गई। हालांकि मैंने एक एनसीईआरटी पढ़ाई होगी, 12th जो विश्व इतिहास की एनसीईआरटी है उसमें ये चैप्टर है एक, तो मैंने वो साथ में पढ़ा रखी है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ चीजें ऐड होंगी, क्योंकि पहले जो अपन औद्योगिकरण पढ़ रहे थे वो केवल इंग्लैंड का पढ़ रहे थे, अब ये यूरोप का औद्योगिकरण है। हालांकि जब मैं जर्मनी और इटली का एकीकरण पढ़ाता हूं तो वहां पे मैं वो सारी बातें बताता हूं जिसके कारण जर्मनी ताकतवर हुआ।
तो इंग्लैंड में जो औद्योगिकरण हुआ वो बाद में यूरोप के अन्य देशों में पहुंचा और उससे सबसे ज्यादा लाभान्वित हुआ था जर्मनी। वो चीजें दूसरे टॉपिक्स पे ऐड हैं, लेकिन फिर भी आपको इसी टॉपिक पे ऐड करके हम दूसरी बुकलेट, दूसरे नोट्स दे देंगे। तो यहां पे सिर्फ हमारे पास ये औद्योगिकरण यूरोप में, मतलब आप ऐसे मान लो एक चैप्टर का 10% ऐड हुआ है। आगे चलें। फर्स्ट और सेकंड वर्ल्ड वॉर, इसके कारण, प्रमुख घटनाएं और इसके परिणाम, पुराना टॉपिक है। लीग ऑफ नेशन पुराना टॉपिक है। यूएनओ पुराना टॉपिक है। हो गया। तो विश्व इतिहास में अब तक हमारे पास क्या ऐड हुआ? औद्योगिकरण यूरोप में, यहां नहीं है क्या विश्व इतिहास? अच्छा ये रहा ना, ये हम सदियों से पढ़ा रहे थे, क्रांतियों का इतिहास, अमेरिका, फ्रांस और, अब देखो नेपोलियन हटा दिया। कहां लिखा हुआ है? नहीं हटाया गया। ये कह रखा है रिवॉल्यूशंस, क्रांतियां और उनके परिणाम। तो फ्रांस की क्रांति का परिणाम है नेपोलियन। आगे है क्या? कहां है? अच्छा आगे दे रखा है, चलो अच्छी बात है। नहीं दे रखा होता तब भी अपन यहां किसमें पढ़ते? तो क्रांतियों का इतिहास अपन पहले से पढ़ रहे थे। अभी भी, अब इन्होंने अच्छा कर दिया, एक साथ लिख दिया। अपन इसी पैटर्न में पढ़ा रहे थे, अमेरिका की क्रांति, फ्रांस की क्रांति, और फिर इटली और जर्मनी का क्या हो गया? कुछ भी नया नहीं है यहां। अभी तक वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने को केवल क्या मिला? विश्व इतिहास ये रहा। एक तो दो दुनियाओं के, दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि हिटलर हटा दिया और मुसोलिनी हटा दिया, वो सुन लो एक बार, है ना। दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, इसको अपन कहते हैं अधिनायकवाद का उदय। क्या कहते हैं? तो अधिनायकवाद क्या है? फांसीवाद और, मुसोलिनी का फांसीवाद और हिटलर का, क्लियर। और महामंदी 1929 1930 की महामंदी, ठीक है। इसके बाद चीन और जापान में राष्ट्रवाद। बढ़िया था ना, हिटलर मुसोलिनी रहने देते। इसके बाद ब्रिटेन, फ्रांस, यूएसएसआर, इटली और जर्मनी का राजनीतिक दृष्टिकोण। अब बताओ, एक एक लाइन लिख के और तुम्हारा क्या कर दिया? ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि पोस्ट वर्ल्ड वॉर, विश्व युद्ध के बाद, तो चीन में क्रांति पहले ही पढ़ा रहे थे अपन। अब है शीत युद्ध, है ना, और कॉन्फ्लिक्ट्स, उनके विरोधाभास, और सोवियत संघ का विघटन, ये नया जोड़ दिया। इसमें अपने पास चीन की क्रांति पहले से थी, नया जोड़ा है शीत युद्ध, है ना। और दुनिया जब दो ध्रुवों में है, कॉन्फ्लिक्ट, विरोधाभास वही तो है ना। और इसमें सोवियत संघ का विघटन, 92 तक की कहानी पढ़ेंगे। और फिर ये कह रहा है कि न्यू ट्रेंड और चैलेंजेस अप टू, और लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, और सोशल इन्वायरमेंटल इश्यूज, ये नया टॉपिक ऐड किया है।
तो वर्ल्ड हिस्ट्री में अपने को जो नए टॉपिक मिले, इसमें वो कहाँ गया, नहीं है क्या? हाँ ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ ना कि फ्रांस की क्रांति के परिणाम, फ्रांस की क्रांति क्या है, नेपोलियन को जन्म देती है ना। रूसो नहीं होता तो फ्रांस की क्रांति भी, और क्रांति नहीं होती तो मैं भी नहीं होता, इसलिए मैं क्रांति का पुत्र हूं। नेपोलियन खुद को क्या कहता था? तो विश्व इतिहास में अपने को एक टॉपिक मिला औद्योगिकरण का, यूरोप, है ना, औद्योगिक क्रांति जो यूरोप में हुई। इंग्लैंड तो अपन पढ़ते ही है, उस टॉपिक को थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे यूरोप के हिसाब से। एक तो ये मिला, और दूसरा टॉपिक मिला अपने को दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया, ठीक है। तीसरा मिला अपने को कोल्ड वार, शीत युद्ध, है ना, और दुनिया में विरोधाभास, और सोवियत संघ का विघटन, ठीक है। पहला यूरोप में औद्योगिक क्रांति, दूसरा दो महायुद्धों के बीच की दुनिया, तीसरा शीत युद्ध और सोवियत संघ का विघटन, और चौथा है दुनिया में नए परिवर्तन और चुनौतियां 2000 तक, 2000 तक। तो पहला अपने को अलेक्जेंडर सिकंदर मिला, दूसरा दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियां मिली, तीसरा अपने को मुस्लिम लीग और पाकिस्तान मिला, ठीक है ना, चौथा अपने को आज़ादी के बाद का भारत मिला। 4 टॉपिक, और 3.5 टॉपिक वर्ल्ड हिस्ट्री में मिले। अरे कोल्ड वार, यूएसएसआर का विघटन, दुनिया में नए परिवर्तन और चुनौतियां, और औद्योगिक क्रांति यूरोप में। तो औद्योगिक क्रांति तो मुख्य रूप से इंग्लैंड में थी, यही है। बताओ इसके लिए कितनी हाय तौबा मचा रहे हो यार। राजस्थान में कुछ आया क्या? अफ्रीका में राष्ट्रवाद हट गया, ठीक है ना, अरब देशों में राष्ट्रवाद हट गया, दक्षिण पूर्वी एशिया में राष्ट्रवाद हट गया। लो बताओ यार, इतना सारा हटा के कितना सा जोड़ा है? कोल्ड वार। और हिटलर और मुसोलिनी हट गए, क्या जोड़ा है? नहीं हटे, क्यों? मेरे को मैसेज कर रखा है, फोन कहां गया मेरा? मैसेज दिखा दूंगा लंबा चौड़ा सा कि गुरुजी मर गए, ये इतना इतना चेंज हो गया। तो आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ले लें। मैंने सिर्फ एक शब्द लिखा, वेट। बताओ, हम पैसे ही नहीं लेना चाहते, बच्चे सामने से पैसा देने को तैयार हैं। क्या आपका असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स ले लें? क्योंकि अब स्कूल लेक्चर का कोर्स क्या हो गया है? वाह, तुम स्कूल लेक्चर वाले ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम असिस्टेंट प्रोफेसर हो? तोहिन कर रहे हो असिस्टेंट प्रोफेसर की। कितना भारी सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का। जितना सिलेबस है उतना तो यूपीएससी हिस्ट्री का सिलेबस नहीं है, मेंस का, ऑप्शनल का। अभी मैंने उस दिन आपको जो मेंस वाला पेपर आया था तुरंत सॉल्व करवाया था ना उस दिन, 20 में से 16 सही कर दिए तुमने। तो ऐसे जब भी आपको कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाला भी मिल जाए तो उसको नमस्ते कहा करो सामने से, युग पुरुष है वो, इतना भारी वजन लेके चल रहा है। कितना सारा सिलेबस है, एंशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, वर्ल्ड, पोस्ट मॉडर्न, है ना, पोस्ट वर्ल्ड मॉडर्न, और राजस्थान इतिहास, राजस्थान कल्चर, दर्शन और लेखन। इतिहास की कितनी किताबें लेके चल रहा है, उसके कंधे झुक गए इस वजन से, ठीक है ना। और चिल्ला रहे हैं 5 दिन से 15 दिन से कि यार अब स्कूल लेक्चर इज इक्वल टू, ठीक है, तब फिर पास नहीं होगे। फिर पढ़ने की अप्रोच भी स्कूल लेक्चर वाली रखनी है। लोग तुम्हारा विनाश चाहते हैं, इसलिए तुमको कहते हैं यूपीएससी पैटर्न। जानते हो यूपीएससी किसे कहते हैं? यूपीएससी के पेपर जिस दिन आने लग जाएंगे उस दिन 6 भी पास नहीं होंगे। सिंपल सिंपल से ऐसे फैक्ट बेस एग्जाम आ रहे हैं, क्या लेना देना है यूपीएससी का? ऐसा यूपीएससी लॉजिक पे पूछती है, बेहतरीन तरीके से पूछती है। अब इसमें क्या रह गया? राजस्थान, राजस्थान में भी ऐड हुआ है कुछ। कहां गया अपना रंगीलो राजस्थान?
अच्छा, यहाँ प्राचीन, मध्य, मॉडर्न, विश्व, प्राचीन, मध्य। अच्छा, ये रहा ना राजस्थान। मेजर आर्कियोलॉजिकल साइट्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान की प्रमुख पुरातात्विक वो स्थल पढ़ रखा है तरीके से, और पढ़ रखा है अलग अलग बस कि हाँ, कि ये ताम्र पाषाण है, ये पूरा पाषाण है, ये लोह युगीन है, ये कुषाण है, ये गुप्त है, ये मौर्य है। ठीक है। इमरजेंस ऑफ राजपूत डायनेस्टी ऑफ राजस्थान, राजस्थान में राजपूत राज्यों का उदय। देखो, जितना मुझे ध्यान है मैं बताता हूं कि राजपूत डायनेस्टी कौन कौन सी है राजस्थान में। चौहान, गुर्जर प्रतिहार, ठीक है, और परमार, और योधे, है ना, और निकुंभ, हाँ, चावड़ा, गौड़, यादव। अरे पहले लिख रखे थे ये, समझ नहीं रहे हो। पहले दे रखे थे कि इनका इमरजेंस करवाना है, अब सिर्फ बता दिया है कि बताओ, तुम ही बताओ कौन कौन से हैं। राठौड़, गुहिल, कछावा, तोमर, और और हाँ खूब सारे हैं, कोई 20 आन बताऊंगा मैं। अभी जो बता रखे हैं मैंने वो तो है ही, अब और उसमें ऐड और करवाने पड़ेंगे, यहां दिक्कत है। ठीक है। अब देखो आप, यहां मार दिया, राजस्थान की तरफ ले गए मामले को। अब ये कह रहे हैं राजपूतों द्वारा विरोध, है ना, प्रतिरोध कर रहे हैं किसका, सल्तनत और मुगलों का। और आप कह रहे हो शासक हटा दिए। फिर गोपीनाथ, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा की किताब लेके, मैं बताता हूं ना किताब पढ़नी चाहिए, केवल उसका इंडेक्स खोल लेना, बुक नहीं खोलनी है, ओनली फॉर इंडेक्स। टॉपिक की डिटेल रहती है ना, वो बताएगा कि क्या पढ़ना है। कुछ भी नहीं हटाया है, सारे शासक पढ़ने जो पहले दे रखे थे, जितने भी मैंने पढ़ा रखे हैं। इसमें राजा मान सिंह आमेर यहां से हट गया है, वो मुगलों में आ जाएगा। वो यहां पढ़ते थे तो मुगलों में हटा देते थे, बात वही है। और इधर कहाँ है अपना रंगीलो राजस्थान, ये रहा। देखो, पेपर बनाने वाला जो है वो नाथुराम खड़गावत की किताब पढ़ता है, रोल ऑफ राजस्थान इन द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या है ये, याद रख लेना। कई दिन अपने रोल ऑफ राजस्थान चला था। फिर अच्छा, यही चल रहा है जब से पढ़ रहे हैं, ये आदिवासी और ये किसान आंदोलन हो गए पूरे। और ये पहले भी था, ये प्रशासन और राजस्व। अलग क्या ऐड हुआ है राजस्थान में, वो क्षेत्रीय राज्यों का वो इमरजेंस ऑफ राजपूत, इतना ही है कि राजस्थान, इसमें और है नीचे, ये रहा। ये कह रहा है राजस्थान इतिहास के स्रोत पुरातात्विक और आर्काइवल और लिटरेरी, पढ़ा दिया है पूरा। ये पहले भी था, नया थोड़ी ऐड हुआ है, पहले भी था ये भाई। अब ये कह रहा है कि राजस्थान में जन जागरण करो, अवेकिंग करो, और सामाजिक परिवर्तन करो, और राजनीतिक जागरण करो। ये मैं अभी आपको पिछली क्लास में कह रहा था कि अगला टॉपिक यही है अपना, ये पहले भी था। और ये फिर राजस्थान का एकीकरण करा दो, पहले भी करवा ही रहे थे। ठीक है।
अब इसमें कह रहा है कि ये धार्मिक सुधार करवाओ भाई। अरे भैया, ये कह रहा है संत संप्रदाय देवी देवता पांचों पीर सबको ले आओ। एक ही लाइन में लिख दिया सब। संत संप्रदाय देवी और आगे सब। फिर कला ले आओ, कला में सब आ गया। फिर भी अलग से लिख दिया पेंटिंग। और ये स्थापत्य में सब आ गया। दुर्ग आ गया, महल आ गया, बावड़ी आ गया, कुएं आ गए, हवेली आ गई, सब आ गया। तो क्या कमी रही राजस्थान में फिर? संगीत नहीं है क्या? आर्ट में आ गया, सब आ गया कला में। सब सब ढंग से गाओ डोला मारू। वो क्या कहते हैं ना, मारू थारा देश में उपजे तीन रतन, है ना। एक डोला, दूजो मरवण, और तीजो रंग कसुमल। कसुमल, हाँ। अच्छा, वो कसुमल भी आरएस में पूछ लिया है, क्या बात है। तो पूरा बढ़िया चल रहा है इसमें। अब इसमें यार प्रजामंडल नहीं है ना, प्रजामंडल है कि नहीं है? अरे ये जन जागरण काहे का करवाओगे? ये जन जागरण क्या है? प्रजामंडली है। राजस्थान में तो आप ऐसा कह दो, ना कुछ जोड़ा है ना कुछ घटाया है, बात बराबर ही है। वो राजपूत राज्यों के उदय में 3-4 राजवंश हैं, 2-2 लाइन के वो पढ़ने पड़ेंगे, बाकी तो डिटेल में सारे पढ़ ही रखे हैं। अब कुल मिला के मैं जो अपने भाई लोग हैं उनको मैं बता देता हूँ क्या क्या ऐड हुआ है ना। कईयों की अभी भी दिक्कत रह गई होगी। ऐसे बना दे। एक तो प्राचीन भारत में क्या है? अब इनको ऐसे कहना पड़ेगा कि अलेक्जेंडर ही यूनानी है। अलेक्जेंडर का आक्रमण और इसके प्रभाव प्राचीन भारत में यही है। अब किधर चलें? मध्यकाल में इसमें क्या जुड़ा है? दक्कन की क्षेत्रीय शक्तियां। अब आधुनिक काल में चलें। इसमें क्या है? विभाजन। पहले विभाजन तो करवाओ, फिर अरे ये तो पढ़ा रखा है मैंने, आजादी की ओर। ये तो पढ़ा रखा है। और आजादी के बाद का भारत कब तक? यार ये तो गलत कर रहे हैं ना, 2000 तक क्यों? 2024 तक तो करते कम से कम, हैं? और अब क्या है? दुनिया। दुनिया में क्या है? एक तो यूरोप में औद्योगिक क्रांति। तो इंग्लैंड अपन ने पढ़ा रखा है, इसमें थोड़ा सा ऐड होएगा, बस थोड़ा सा। हमारे मेवात बोलते हैं चिन्नी सा, है ना। और क्या ऐड हुआ है? दो विश्व युद्धों के बीच। तो मैं ये जरा इसमें एक्सप्लेन करके लिख देता हूं कि दो विश्व युद्धों के बीच क्या है। दिक्कत रहेगी नहीं इनके कई दिन तक। अधिनायकवाद का उदय। तो ये अधिनायकवाद के नाम से जान जाएंगे ना, हिटलर और मुसोलिनी।
और महामंदी और चीन और जापानी राष्ट्रवाद और इंग्लैंड, फ्रांस, यूएसएसआर, जर्मनी, इटली की राजनीतिक दृष्टिकोण। ये 2 महायुद्धों के बीच की दुनिया है। वो तो बढ़िया रहा, उन्होंने लीग ऑफ नेशन अलग से लिख दिया, नहीं उसको और लिखना पड़ता है इसमें। और कोल्ड वार, शीत युद्ध और इनके आपसी, इसका मतलब 2 ध्रुवीय दुनिया, बाइपोलर वर्ल्ड, विरोधाभास का मतलब। और यूएसएसआर का विघटन। और पर्यावरण की चुनौतियां, ये है सब नए टॉपिक। ठीक है, राजस्थान में क्या हो गया? राजस्थान में तो वो पहले भी था ना, इमरजेंस ऑफ राजपूत स्टेट, नाम लिख रखे थे उन्होंने बस। ये नोट नहीं किया तुमने? तुमको तो याद ही हो गया होगा ये। नोट क्या करना है? अरे क्या नोट करना है, तुम क्लास में वो पढ़ेंगे इसको, जो पढ़ लिया है वो पढ़ लिया, जो बचा वो पढ़ लेंगे। फालतू में गड़बड़ हो गई तुम्हारे साथ। कई सारे कह रहे थे हम स्कूल लेक्चर की तैयारी करेंगे। अब ये सब असिस्टेंट प्रोफेसर में मेंशन है सारा। ये जो नए टॉपिक ऐड किए इन्होंने ये सारे, लेकिन फिर भी स्कूल लेक्चर का एग्जाम असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम नहीं है। ये सब 1 लाइनर क्वेश्चन आएंगे और असिस्टेंट प्रोफेसर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते, अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो कृपया करके अभी ये ना कहें कि स्कूल लेक्चर मतलब इज इक्वल टू असिस्टेंट प्रोफेसर है, नहीं। अभी भी ये क्या है? स्कूल लेक्चर ही है, 0 लेवल का एग्जाम है। तुम नहीं पढ़ रहे हो तो कोई क्या करे? पढ़ोगे तो। इस क्लासरूम में मेरे पास कई ऐसे बहरूपियाँ हैं जो अगर मेरा कहना मान लेते तो वो ताउम्र मतलब इस मुगालते में रहते कि यार हमको हिस्ट्री नहीं आती, हम पास कैसे हो गए। लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी। नहीं, वो पहली बार में बिना हिस्ट्री को जाने सेलेक्ट होते इन पोस्ट में, और उनको कभी पता नहीं लगता कि व्हाट इज हिस्ट्री। PH का आर पढ़ के भी पता नहीं लगता इनको व्हाट इज हिस्ट्री। लेकिन कोई साइकोलॉजी पढ़ने जा रहा था, कोई हिंदी पढ़ने जा रहा था, कोई जीके पढ़ने जा रहा था, कोई संडे को टेस्ट दे रहा था, नहीं, तब भी वो बच्चे वहां हैं फिनिश लाइन पे। और उनके कई सेगमेंट अधूरे रह गए। अगर हिस्ट्री के सेगमेंट भी पूरे हो जाते उनके तो भी वो मेरिट से बहुत ऊपर होते। लेकिन अब क्या है, अब बाद में उनको सद्बुद्धि आई है थोड़ी बहुत, लेकिन क्या, वक्त बीतने के बाद, अब वक्त बीत गया है, अब उनको सद्बुद्धि आगे क्या है। तो फिर अब शुरू करते हैं मौर्य काल। चेंज करो, सुनो उनको कहना कि चेंज कर दे टॉपिक।